सुप्रभात बच्चों। कल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मैं पद परिचय बताऊंगी। तो पद परिचय 10वीं के कोर्स में तो आएगा ही, और भी बच्चे चाहें अगर तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण ये सब मैं बाद में विस्तार से भी बताऊंगी। आज मैं ये बताऊंगी पद परिचय क्या होता है और पद परिचय में किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, कौन कौन से पहलू की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए पद परिचय क्या है। तो पद परिचय क्या है, पद किसे कहते हैं, पहले तो आप इसे समझिए। शब्द को ही पद कहते हैं, लेकिन शब्द को जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो पद कहलाता है। कोई भी शब्द अगर वाक्य में प्रयोग किया जाता है और उसका परिचय पूछा जाता है तो वो पद परिचय कहलाता है। तो पद परिचय के अंतर्गत पद का पूर्ण परिचय होता है, यानी कि जो भी पद आपसे पूछा जाए, जैसे सुनीता ने पाठ पढ़ा, तो सुनीता जो है अलग से अगर हम लिखेंगे तो वो तो शब्द होगा, लेकिन हम ये पूरे वाक्य में आ जाता है। सुनीता ने पद लिखा या सुनीता ने पत्र लिखा, तो सुनीता यहाँ पर पद है। और आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन हो, कहाँ रहते हो, तो इसी तरीके से सुनीता के लिए पूछा गया कि सुनीता कौन है, तो सुनीता का पूरा परिचय जो दिया जाएगा तो उस पद के पूरे परिचय को पूछने के लिए, यानी कि सुनीता कौन है, सुनीता संज्ञा है क्योंकि उसका नाम है। ऐसे ही सुनीता कौन है, एक पर्सन है यानी कि कर्ता है। तो पद परिचय उसी को कहते हैं जो एक शब्द के से, एक पद से उसका पूरा व्याकरण का परिचय निकल जाए, उसको पद परिचय कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप ये भी समझ लीजिए, वाक्य में प्रयुक्त पदों को उच्चारण के अनुसार परिचित कराना, किस तरीके से उच्चारित किया जा रहा है उसका परिचय कराना पद परिचय कहलाता है। या वाक्य के अंतर्गत किसी शब्द को उसकी सभी भूमिकाएं बताना, किसी भी शब्द की सभी भूमिकाएं बताना कि ये क्या क्या चीज़ है, उसको ही पद परिचय कहते हैं। आप किसी भी तरीके से समझ लीजिए कि पद परिचय है क्या चीज़। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद बन जाते हैं। ये मैंने आपको शुरू में भी बताया, जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो पद बन जाता है। और उसकी स्थिति पूछने के लिए, यानी कि स्थिति, वो लिंग है, कौन सा लिंग है, वचन है तो कौन सा वचन है, और कर्ता है या संज्ञा है या सर्वनाम है, तो ये सारी चीज़ें हो गई पद परिचय। तो किसी भी पद का पूरा परिचय देना, व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। ओके, अब हम आते हैं, ये तो हो गई हमारी परिभाषा। तो परिभाषा मैंने लिखी नहीं है, हमें लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने 2-3 तरीके से आपको परिभाषा बता दी। अब पद परिचय में कौन कौन से व्याकरण की ज़रूरत होती है, कौन से पहलू, क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो सबसे पहले आप ये समझिए, विस्तार से मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो क्या क्या चीज़ इसमें पद परिचय में क्या क्या पूछा जाता है। संज्ञा, अगर संज्ञा है तो संज्ञा का कौन सा भेद है, लिंग, वचन, कारक और क्रिया से उस संज्ञा का क्या संबंध है। फिर आता है सर्वनाम, सर्वनाम में भी कौन सा, उस शब्द में कौन सा सर्वनाम है, सर्वनाम का कौन सा भेद है, लिंग, कारक। फिर आता है क्रिया, क्रिया में भी क्रिया का कौन सा भेद है, कर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, और कौन सा लिंग है, वचन है, काल है, कर्ता और कर्म का संकेत। अच्छा, क्रिया में काल आवश्यक होता है बताना, क्योंकि क्रिया की जो परिभाषा है वो यही है, किसी काम कार्य का करना या होना जो होता है वो क्रिया कहलाता है। तो क्रिया का संबंध काल से होता है हमेशा। विशेषण, विशेषण में भी आपको विशेषण के भेद बताने होंगे, लिंग, वचन, विशेष्य का संकेत। फिर आता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में भी क्रिया विशेषण के भेद होंगे और क्रिया का संकेत। भेद, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, क्रिया विशेषण का जैसे एक भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण।
तो क्रिया का संकेत कैसे हुआ? स्थानवाचक, यानी कि संकेत क्या है, कहाँ, कौन सी जगह, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, इस तरीके से। भेद मैं आपको विस्तार से बाद में बताऊंगी, अभी मैं ऐसे ही बता रही हूँ, तो इसको आप पहले भूमिका समझ लीजिए कि आपको पद परिचय में करना क्या होगा। फिर आता है, ये तो चारों हो गए आपके विकारी शब्द। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। फिर जो अगले चार आते हैं, यानी कि क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सारे आते हैं आपके अविकारी शब्द में। अच्छा, विकारी और अविकारी में अंतर क्या होता है? विकारी शब्द वो कहलाते हैं जिसमें लिंग, वचन और कारक से कोई भी परिवर्तन नहीं होता। और अविकारी किसे कहते हैं? जहाँ पर समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आते हैं हम समुच्चय बोधक में। समुच्चय, जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, किसी चीज़ को जोड़ना, तो समुच्चय बोधक में भी उसके भेद बताएंगे आप। और संयुक्त माने जोड़ना होता है, किसी दो चीज़ को जोड़ना। तो संयुक्त शब्दों, मतलब दो जुड़े हुए शब्दों आपस में और लगा हो, या क्योंकि लगा हो। और वाक्यों, वाक्यांशों, जैसे मैंने आम खाया और मैंने अमरूद खाया, तो यहाँ जो और शब्द लगा है वो समुच्चय बोधक है। इसके भी दो भेद हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी। फिर है संबंधवाचक। संबंधवाचक यानी कि संबंधवाचक में होगा कालसूचक, दिशासूचक, संज्ञा और सर्वनाम का निर्देश, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम में आपस में क्या संबंध है। फिर आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक को शायद बहुत ज़्यादा विस्तार में बताने की ज़रूरत नहीं है। विस्मयादि बोधक में मैंने भेद पहले ही लिख दिए हैं, बाकियों के अभी मैंने भेद नहीं लिखे हैं, क्योंकि विस्मयादि बोधक में हर्ष, विस्मय, शोक, घृणा, जैसे घृणा हो गया छी, शोक हो गया हाय, और हर्ष हो गया वाह, इस तरीके के शब्द प्रयोग होते हैं, वो विस्मयादि बोधक होते हैं। फिर आता है निपात। निपात जैसे ही, भर, यानी कि मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना ही तो खाया है, बात एक ही है, लेकिन जब ही लग जाता है तो उस वाक्य को एक बल मिल जाता है। तो जिस शब्द से वाक्य को बल मिले उसको निपात कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको एक एक करके, यानी कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कौन से भेद होते हैं वो बताऊंगी। फिर सर्वनाम बताऊंगी, क्रिया बताऊंगी, विशेषण बताऊंगी, सारी चीज़ें आपको अलग अलग बताऊंगी। तो जब आप ये पूरी व्याकरण समझ जाएंगे, अगर आपने इस पूरी व्याकरण को समझ लिया तो पद परिचय आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको भी पढ़ना होगा, और कहीं अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो अब मैं आपको इसके बाद संज्ञा बताऊंगी, सर्वनाम बताऊंगी, उसके बाद क्रिया बताऊंगी और विशेषण बताऊंगी। ये चार विकारी शब्द के बारे में बताती हूँ।